मारो और मारो, पर मैं सबको बताऊंगी मेरी माँ की जान तुमने ली थी। वह अपने सौतेले बाप पर चिल्लाई। तभी उसके मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ पड़ा। थप्पड़ इतना तेज था कि वो बेहोश हो गई थी, और जब उसे होश आया तो वह जेल की कोठरी में मुंह के बल गिरी हुई थी। वह डर से घबराकर उठ बैठी। वहां से गुजर रही थी कि एक महिला सिपाही से उसने पूछा, तो पता चला कि उसके सौतेले बाप का खून हो चुका था और इल्जाम उसी पर लगा दिया गया था। उसका शरीर कांपने लगा। कुछ देर के बाद जब कोठरी का दरवाजा खुला तो इंस्पेक्टर वीर प्रताप अंदर आया। मैंने खून नहीं किया, वह डर से रोते हुए बोली। वह आदमी गहरी मुस्कान के साथ बोला, जानता हूँ बेबी गर्ल्स, सच बताऊं, तुम्हारे सौतेले बाप को मैंने मारा है। वह आराम से कहते हुए उसकी हैरान आंखों को देखने लगा। तो फिर आप मुझे छोड़ देंगे? उस सुंदर नौजवान की बात पर उस मासूम सी लड़की ने बड़ी उम्मीद से उसकी तरफ देखते हुए पूछा। सामने वाला आदमी उसकी बात सुनकर जोर से हंस पड़ा। कम ऑन बेबी गर्ल, अगर तुम ऐसे कहोगी तो मैं तुम्हें पूरी जिंदगी अपने पास कैद करके रखूंगा। उसके इस गहरे अंदाज पर वह घबराकर डरी भरी नजरों से उसे देखने लगी। खुद सोचो, अगर तुम्हें छोड़ दूं तो फिर तुम्हारे बाप का खून का इल्जाम किसके सिर डालूंगा? वहां पर सिर्फ तुम ही मौजूद थी, इसलिए देखा जाए तो ये इल्जाम तुम पर ही लग सकता है। उस आदमी की बात सुनकर उसकी आंखों में आंसू भर आए। वह डर भरी नजरों से उसे देखती रही। प्लीज ऐसा मत कीजिए, मुझे जाने दीजिए, मैंने कुछ नहीं किया। वंदना रोते हुए विनती करने लगी। वह आदमी खामोशी से उसे देखता रहा। देखो प्यारी लड़की, मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है और मैं ऐसा करना भी नहीं चाहता था, लेकिन तुम खुद इस मुसीबत में फंस गई हो। तुम्हें यहाँ मौजूद नहीं होना चाहिए था। अब मैं कुछ नहीं कर सकता। अब ये इल्जाम तुम पर लग चुका है। अब तुम्हें यहीं रहना पड़ेगा। लेकिन चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ अपराधियों जैसा व्यवहार नहीं करूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम कोई अपराधी नहीं हो। वो मुस्कुराते हुए बोला। ये सुनकर वह अपने घुटनों में सिर छुपाकर रोने लगी। मैं सबको बता दूंगी, ये सब आपने किया है। आपने खुद खून करके मुझे फंसा दिया है। कुछ देर के बाद उसने हिम्मत करके थोड़े गुस्से में कहा। सामने वाला आदमी उसकी नादानी पर जोर से हंस पड़ा। समझ नहीं आता कि तुम मूर्ख हो या मासूम। ऐसा करके तुम खुद को और बड़ी मुसीबत में डालोगी। तुम इस समय जेल की सलाखों के पीछे हो, और ये जेल, ये थाना, यहाँ के सारे लोग मेरे अधीन हैं। आसान शब्दों में कहूँ, यहाँ सिर्फ मेरा आदेश चलता है। तुम्हें लगता है कि तुम सच बताओगी और यहाँ कोई तुम्हारी बात पर विश्वास करेगा? यहाँ कौन मुझे सजा दिलवाएगा? पुलिस वाले जो मेरे आदेश के नीचे काम करते हैं, या ये लोग जो लॉकअप में बंद हैं? यहाँ कौन तुम्हारी मदद करेगा? वह उसके पास घुटनों के बल बैठकर मुस्कुराते हुए बोला। उसकी बात सुनकर उसकी आंखों में जो थोड़ी उम्मीद थी वह भी खत्म हो गई। वह एक बार फिर जोर जोर से रोने लगी। पता नहीं जीवन अब उसे क्या चाहता था। इतनी मुश्किलें झेलने के बाद भी ऐसा लग रहा था जिंदगी हर दिन और कठिन होती जा रही है। उसे यहाँ से कौन निकालेगा? वे आदमी सही कह रहा था। यहाँ कोई उसकी मदद करने वाला नहीं था, और फिर उसका अपना भी कोई नहीं था जो उसके पीछे आता। एक माँ थी जो पहले ही मर चुकी थी, हाँ, एक वह भी तो था, लेकिन वह यहाँ तो नहीं आ सकता था। उसे विश्वास था कि वह कभी उसे ढूंढ नहीं पाएगा। क्या वह पूरी जिंदगी यहीं कैद रह जाएगी, या अगर उसे खून के अपराध में फांसी हो गई तो फिर क्या होगा? वह बेगुनाह मर जाएगी। उसके मन को अलग अलग तरह की सोचों ने घेर लिया था। उसे लग रहा था जैसे वह निराश अंधेरे की गहरी खाई में गिरती जा रही है। चुप हो जाओ बेबी गर्ल, अभी तो बस शुरुआत है। तुम तो अभी से रोने लगी हो। चिंता मत करो, तुम्हें यहाँ कोई परेशानी नहीं होगी। उस आदमी की बात पर वह आंसुओं से भरी आंखों से उसे देखने लगी। वह एक मुस्कुराती नजर उस पर डालकर वहां से उठ गया और बाहर चला गया। पीछे वह घुटनों में सिर दिए एक बार फिर अपनी किस्मत पर आंसू बहाने लगी। रात को एक महिला सिपाही एक बिस्तर और कंबल तकिया देकर चली गई। वह भी बैठे बैठे थक गई थी, इसलिए उसने तुरंत बिस्तर नीचे बिछाया और कंबल ओढ़कर लेट गई। बिस्तर पर लेटते ही वह चौंक गई। वह बहुत आरामदायक बिस्तर था। कंबल भी बहुत नरम और गर्म था। तकिया भी बहुत मुलायम था। ये बिस्तर तो उसके घर के बिस्तर से भी और ज्यादा आरामदायक और नरम था। ऐसा लगता ही नहीं था ये जेल का बिस्तर हो। इतना आराम और शांति थी जैसे किसी होटल में मेहमान को दिया जाता है। उसे सच में आश्चर्य हुआ, लेकिन वह इतनी थकी हुई थी कि ज्यादा सोच नहीं पाई और थोड़ी ही देर में गहरी नींद में सो गई। उसे सोए हुए कुछ ही समय हुआ था कि उसके लॉकअप के बाहर कोई आकर रुका। एक नजर उसके मासूम चेहरे पर डालकर वह आदमी गहरी मुस्कान के साथ उसे देखने लगा।
वंदना की अगली सुबह जब आंख खुली तो उसे कुछ पल लगे थे ये समझने में कि वो कहाँ है। जेल की सलाखें देखते ही उसका दिल फिर भारी हो गया। नाश्ता आया। वह वहीं चुपचाप बैठी थी जब एक महिला सिपाही उसके पास आई और एक बड़ी थाली नीचे बनी जगह से उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोली। उसे सच में बहुत भूख लगी थी, इसलिए वह जल्दी से उठी। इस कैद खाने के साथ एक छोटा सा बाथरूम भी था, जिसमें लगे नल पर उसने हाथ मुंह धोया और फिर वापस आकर जमीन पर बैठ गई और थाली अपने तरफ खींच ली। नाश्ते में आलू के पराठे, हलवा पूरी, चने, पनीर, अचार, चाय, ऑमलेट, रोटी थी। इतना शानदार नाश्ता देखकर वह एक बार फिर हैरान रह गई। क्या जेल में ऐसा खाना मिलता है? अपनी माँ के साथ रहते हुए उसने जिंदगी में कभी ऐसा शानदार नाश्ता नहीं किया था। उसका सौतेला बाप भंवर सिंह उसके हर कौर पर नजर रखता था। उसे तो बस बचा हुआ खाना मिलता था, जिससे बस उसका पेट भर सके। और यहाँ जेल में इतना स्वादिष्ट और इतना ज्यादा खाना देखकर वह कुछ पल हैरान रह गई। उसे समझ नहीं आ रहा था क्या वह सच में जेल में है। कुछ पल अविश्वास से नाश्ते को देखती रही और फिर भगवान का नाम लेकर अपने भगवान का धन्यवाद किया और चुपचाप खाना खाने लगी। जिंदगी में पहली बार उसने इतना भरपेट खाना खाया था। मन ही मन भगवान का धन्यवाद करते हुए उसने गहरी सांस ली। फिर वह नरम गरम बिस्तर समेट कर एक तरफ रखकर वहीं जमीन पर बैठ गई। जो भी था, लेकिन ये कैद का एहसास बहुत दर्द देने वाला था। वह बिल्कुल अकेली थी और खाली मन तो वैसे भी तरह तरह की सोचों से भर जाता है। उसका मन भी इस समय उल्टी सीधी और अजीब सोचों में भरा हुआ था। आने वाले समय की चिंता, विचार उसके पूरे अस्तित्व को घेर रहे थे। शरीर और मन पर थकान और भारीपन छाने लगा था। इस जेल के छोटे से कमरे से उसे घुटन होने लगी थी। काफी देर तक चुपचाप बैठकर तरह तरह की बातें सोचने के बाद आखिरकार थक कर वह एक बार फिर अपनी किस्मत पर आंसू बहाने लगी, क्योंकि इसके अलावा वह कुछ कर भी नहीं सकती थी। दोपहर का समय हुआ तो महिला सिपाही एक बार फिर उसके लिए खाने में सलजम की सब्जी और पराठा लेकर आई। यहाँ खाना तो ऐसा था, शायद किसी 5 सितारे होटल में भी ऐसा खाना नहीं मिलता होगा। लेकिन फिर भी उसका मन शांत नहीं हो सका था। और सच ये था कि वह जेल में थी और उसके सर पर खून का इल्जाम भी लगा हुआ था। इसे यहाँ से बचाने वाला कोई भी नहीं था। ऐसे में इसे सुकून कैसे मिल सकता था? चलो लड़की, तुम्हें सिपाही साहब ने बुलाया है। पूरा दिन उसने ऐसे ही चुपचाप उदास बैठकर गुजार दिया था और अब रात होते ही एक महिला सिपाही उसके लॉकअप का दरवाजा खोलते हुए बोली। वह चौंक कर उसे देखने लगी। उसकी बात सुनकर वह कुछ पल समझ ही नहीं पाई और उससे देखती रही। क्यों बुलाया है? वह बहुत डरी हुई लग रही थी। ये तो तुम्हें वहां जाकर ही पता चलेगा। वह इतनी चिंता में थी, ये भी ध्यान नहीं दे पाई कि उस महिला सिपाही का व्यवहार बड़ा नरम और ढीला सा था। उसमें वह शक्ति नहीं थी जो आम तौर पर अपराधियों से बात करते समय होती है। वह गहरी सांस लेकर अपने डर पर काबू करती अपने जगह से उठी और चुपचाप उस महिला सिपाही के साथ चल पड़ी। वह उसे पुलिस एसीपी इंस्पेक्टर वीर प्रताप के दफ्तर के दरवाजे तक ले आई। उसके इशारे पर वह गहरी सांस लेकर अंदर चली गई। आपने मुझे बुलाया सर? वह बहुत मुश्किल से अपने डर को संभालते हुए बोली। बिल्कुल, आओ यहाँ बैठो। वह बहुत ही नौजवान आदमी अपनी कुर्सी पर बैठा था और उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। उसने सामने की कुर्सी की तरफ इशारा करते हुए कहा तो वह चुपचाप उसके सामने वाली कुर्सी पर जाकर बैठ गई। हाँ, तो क्या नाम था तुम्हारा? हाँ, वंदना। तो वंदना बताओ, सब ठीक है ना? कोई परेशानी तो नहीं हो रही? उस आदमी की बात पर उसने अपनी मुट्ठियां भींच ली। उसका मन कर रहा था कि इस घटिया आदमी का मुंह नोच ले, जिसने उसे बिना किसी कारण फंसा दिया था और अब शायद उसका मजाक उड़ा रहा था। लेकिन वह इस हालत में नहीं थी कि अपना गुस्सा दिखा सके, इसलिए बस खुद को संभाल कर बैठी रही। इस चुप्पी का क्या मतलब समझूं? लगता है तुम हमारी मेहमान नवाजी से ज्यादा खुश नहीं हो। वह गौर से उसे देखते हुए बोला। इस बार वंदना ने गुस्से भरी नजरों से सामने बैठे उस सुंदर नौजवान को देखा, जिसकी बाहरी शक्ल जितनी सुंदर थी उसका मन उतना ही काला और घटिया था। वह इस बार भी चुप रही। लगता है वंदना, तुम्हें याद दिलाना पड़ेगा, ये तुम्हारे बाप का घर नहीं है और ना ही मैं तुम्हारे बाप का नौकर हूँ। ये थाना है और यहाँ तुम मेरी कैदी हो। तुम्हारा ये बेकार का घमंड तुम्हें बहुत महंगा पड़ सकता है। उसके गंभीर अंदाज में कहते ही वंदना के चेहरे का रंग बदल गया। जो भी था, वह उस नौजवान की धमकी को अनदेखा नहीं कर पाई थी। उसके चेहरे पर डर और लाचारी साफ दिखाई दे रही थी। आप मुझसे क्या चाहते हैं?
वह इस बार अलग अंदाज में बोली, देखो मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। एक बात तुम अच्छे से समझ लो कि तुम बस मेरे योजना के बीच में आ गई हो, लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम बिल्कुल निर्दोष हो। इसलिए मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। यहाँ तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तुम्हारी जान और इज्जत यहाँ पूरी तरह सुरक्षित है और तुम्हें बहुत जल्द छोड़ दिया जाएगा, लेकिन तब तक तुम्हें मेरी मेहमान बनकर रहना होगा। और यकीन करो, मैं बहुत अच्छा मेहमान नवाज हूँ। तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। उस घटिया आदमी की बात पर वह दांत पीसकर उसे देखने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह जो कुछ कह रहा है वह सच है या बस उस लड़की के लाचारी का मजाक उड़ा रहा है। उसने उसे बिना वजह कैद करके रखा हुआ था और ऊपर से कह रहा था डरने की कोई जरूरत नहीं और आराम से रहो। भला कोई लड़की जेल में कैसे चैन से रह सकती है, वह भी जब तक उसके ऊपर खून का इल्जाम लगा हो। मुझे जाने दीजिए प्लीज, मैंने कुछ नहीं किया। आप जानते हैं ना, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। खून आपने किया है। मैं बस यहाँ से जाना चाहती हूँ, प्लीज भगवान के लिए मुझे छोड़ दीजिए। मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। वह मासूम सी लड़की रोते हुए बोली, मैंने कहा ना, तुम्हें बहुत जल्द छोड़ दिया जाएगा, लेकिन तब तक तुम्हें यहीं रहना होगा और अपना व्यवहार ठीक रखना होगा। चलो अब ये बताओ, खाने में क्या पसंद है तुम्हें? मतलब फास्ट फूड में बर्गर, पिज्जा या कुछ और? वह बड़ी गंभीरता से उसे देखते हुए पूछ रहा था, जबकि वह हैरानी से उसे देखने लगी। क्या इस आदमी ने उसे सिर्फ ये बातें करने के लिए बुलाया था? वह आंखें फैलाकर उसे देख रही थी और उसकी बड़ी बड़ी काली आंखों में देखते हुए सामने बैठे आदमी की धड़कनें तेज हो गई थी। बेबी गर्ल, अगर तुम मुझे ऐसे देखोगी तो मामला बिगड़ सकता है। देखो, मैं बहुत शरीफ पुलिस वाला हूँ, लेकिन तुम मुझे कुछ गलत करने पर मजबूर कर रही हो। ऐसे में खुद पर काबू पाना मुश्किल हो जाएगा। वह अपने दोनों हाथ उनके बीच रखी मेज पर टिकाकर उसकी तरफ थोड़ा झुकते हुए अर्थ भरे अंदाज में बोला। ये सुनकर वह घबरा गई और तुरंत नजरें फेर ली। तुमने बताया नहीं, तुम्हें फास्ट फूड में क्या पसंद है? सामने वाला आदमी फिर उसी बात पर आ गया, जैसे इससे ज्यादा जरूरी कुछ हो ही नहीं। क्या इस जेल में सभी अपराधियों से आप यही सवाल पूछते हैं? पता नहीं क्या सोचकर उसने ये बात कह दी। सामने वाला हल्का सा हंस पड़ा। नहीं, तुम कोई अपराधी नहीं हो, तुम तो हमारी मेहमान हो। वह सच में ऐसे बोल रहा था जैसे वह उसके घर रहने आई हो, जबकि वह हैरानी से उस अजीब से एसीपी को देख रही थी। तुमने बताया नहीं तुम्हें क्या पसंद है? उसे एक ही बात पर अटका देखकर वंदना ने गहरी सांस ली। मुझे कुछ पसंद नहीं है सर। अगर आपको कोई काम नहीं है तो क्या मैं वापस जा सकती हूँ? उस अजीब इंसान की नजरें बहुत अजीब थी, ऊपर से उसकी उल्टी सीधी बातें। वंदना बस जल्द से जल्द उसके सामने से हट जाना चाहती थी। बिल्कुल नहीं, काम तो मुझे तुमसे है। अभी तुम्हें यहीं बैठना होगा। दरअसल मेरे घर वाले कहते हैं कि मुझे अकेले रात का खाना खाने की आदत नहीं डालनी चाहिए, इसलिए सोचा कि आज तुम्हारे साथ ही खाना खा लिया जाए। क्या ख्याल है? तुमने तो अपनी पसंद बताई ही नहीं। चलो कोई बात नहीं, मैं अपनी पसंद का कुछ मंगवा लेता हूँ। वह ऐसे आराम से बोल रहा था जैसे दोनों पुराने दोस्त हों। वंदना बेचारी तो हैरान परेशान होकर उसे देख रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था ये सब क्या हो रहा है। मुझे कुछ नहीं खाना सर, मुझे बस वापस लॉकअप में जाना है। वह लाचार होकर बोली। उसे तो जेल की सलाखें ही अब बेहतर लग रही थी, जबकि सामने वाला उसकी बात को नजरअंदाज करते हुए अपने मोबाइल पर शायद खाना मंगवा रहा था। और बताओ अपने बारे में, अपनी रुचियों के बारे में। खाली समय में क्या करती हो? वो बड़े दोस्ताना अंदाज में पूछ रहा था और वंदना का मन कर रहा था कि इस अजीब पागल आदमी का गला दबा दे। कुछ भी नहीं सर, मेरी कोई रुचि नहीं है, वह सपाट आवाज में बोली। फिर भी कुछ ना कुछ तो होगा, खाली समय में कुछ तो करती होगी। कोई कहानियां या उपन्यास पढ़ना या टीवी पर धारावाहिक और फिल्में देखना। हर इंसान की कोई ना कोई रुचि होती है। वैसे मुझे जानवर बहुत पसंद है। मेरे पास बहुत से कुत्ते हैं और मैं खाली समय में उनके साथ ही समय बिताता हूँ। वो बड़े आराम से उसे देखते हुए कह रहा था, जबकि वंदना कैसे खुद को संभाले हुए थी ये वही जानती थी। ये बेहुदा पुलिस वाला बिना वजह उसके साथ दोस्ती दिखाने की कोशिश कर रहा था और वह बस चुप रहने को मजबूर थी। मेरे ऐसे कोई शौक नहीं है सर, मुझे कभी खाली समय मिला ही नहीं। बस कामों में ही समय बीत जाता था। खाली समय बस अपनी माँ के साथ ही बिता लेती थी। वह गहरी सांस लेते हुए बहुत साधारण ढंग से बोली थी, लेकिन उसने नहीं देखा कि उसकी बात सुनकर सामने बैठे आदमी की आंखों का भाव कैसे बदल गया था। वंदना की जिंदगी में उसे सच में फुर्सत के पल मिले ही कहाँ थे। उसका सौतेला बाप भैरव सिंह बहुत अमीर था,
लेकिन इसके बावजूद बहुत ही तंगदिल आदमी था। वह उसे बिल्कुल पसंद नहीं करता था और ये बात वह अच्छी तरह जानती थी। वह उसके साथ बिल्कुल नौकरों जैसा व्यवहार करता था। उसे रहने के लिए भी नौकरों वाला कमरा दिया गया था। पर उसकी माँ बस मजबूर थी। वह हमेशा उससे कहा करती थी, एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। वंदना के असली पिता का बचपन में ही देहांत हो गया था। उसकी माँ को किसी कारण अपने भाई के घर से रात को निकलना पड़ा था। तब वंदना केवल 11 साल की थी, लेकिन उसे आज भी अच्छी तरह याद था कि उसकी मामी ने कैसे तमाशा करते हुए उसके मामा की गैर मौजूदगी में माँ और बेटी दोनों को घर से निकाल दिया था। इसके बाद उसकी माँ दर दर भटकती रही। इसी वजह से वह अपनी एक दूर की रहने वाली मौसी के पास गई थी, लेकिन वह भी उन्हें ज्यादा दिन अपने पास नहीं रख सकी थी। उन्होंने बस इतना किया कि उसकी माँ की शादी एक अमीर आदमी के साथ करवा दी, जिसके पहले से ही 2 जवान बेटे थे और उसकी पहली पत्नी मर चुकी थी। उसकी माँ के साथ तो उस आदमी का व्यवहार ठीक था, लेकिन वह आदमी वंदना को बिल्कुल पसंद नहीं करता था। वह अक्सर उसे ये एहसास दिलाता रहता था कि वह उनके टुकड़ों पर पल रही है और ये उसका बड़ा उपकार है कि उन्होंने उसे रहने की जगह और खाना दिया है। भैरव सिंह का कहना था, वह उसे अपने घर में रखकर ही बहुत बड़ा एहसान कर रहा है। इसी कारण बहुत चाहने के बावजूद भी वह बाकी बच्चों की तरह पढ़ नहीं पाई थी, क्योंकि वह आदमी नहीं चाहता था। उसने साफ कह दिया था कि वह उसकी पढ़ाई का खर्च नहीं उठाएगा, जबकि उसके अपने बेटे विदेश में पढ़ रहे थे। उसकी माँ छुपकर कभी कभी उसके लिए अच्छा खाना ले आती थी, वरना उसे बाकी नौकरों की तरह बचा हुआ खाना ही मिलता था। शादी के पहले ही दिन उसे उसकी माँ से अलग करके नौकरों के कमरे में भेज दिया गया था, जहाँ पहले 2 दिन वह बहुत डरी हुई रहती थी, लेकिन धीरे धीरे उसे आदत हो गई थी। जब वो थोड़ी बड़ी हुई तो उसके सौतेले बाप ने ये कहते हुए उसे भी बाकी नौकरों की तरह काम पर लगा दिया कि वो मुफ्त में उसका बोझ नहीं उठा सकता। उसकी जिंदगी ऐसे ही बेरंग गुजर रही थी। उसके लिए जिंदगी की एकमात्र खुशी उसकी माँ ही थी, जो उसे बहुत प्यार करती थी। लेकिन वे जानती थी कि उसकी माँ मजबूर है और चाहकर भी उसे अच्छी जिंदगी नहीं दे सकती। वह खुद भी लाचार थी, इसलिए वंदना ने कभी अपनी माँ के सामने अपनी तकलीफों की बात नहीं की थी। वह उन्हें और दुख नहीं देना चाहती थी। वह हमेशा यही दिखाती थी कि वो बहुत खुश है। लेकिन उस पर सबसे बड़ा दुख तब टूटा जब एक दिन उसके सौतेले बाप भैरव सिंह ने पता नहीं क्यों अचानक उसकी माँ का गला दबाकर उसे मार डाला और अगले दिन सबको ये बता दिया कि रात को अचानक उसकी तबीयत खराब हो गई थी, उसकी मौत हो गई। जबकि वह इस बात से बिल्कुल अनजान था कि वंदना ने उसे अपनी माँ का गला दबाते हुए देख लिया था और वह ये सब पुलिस को बताना चाहती थी। लेकिन उसके सौतेले बाप को ये बात पता चल गई और वह गुस्से से पागल हो गया। अपने सौतेले बाप की मार से वह बेहोश हो गई और जब उसकी आंख खुली तो वह पुलिस स्टेशन में थी और अब वह एक नई मुसीबत में फंस चुकी थी। उसकी माँ ने हमेशा उसे एक बात बताई थी कि वंदना की शादी बचपन में ही उसकी माँ ने अपनी सहेली के बेटे से कर दी थी और वह बहुत जल्द उसे लेने आएगा और उसे यहाँ से ले जाएगा। फिर वह हमेशा खुश रहेगी। वंदना भी हमेशा अपने पति का इंतजार करती रही कि एक दिन वह आएगा और उसे यहाँ से निकालकर बहुत दूर लेकर जाएगा। लेकिन अब उसकी वह उम्मीद भी खत्म हो गई थी। उस पर खून का इल्जाम लगाया गया था और वह यहाँ जेल में थी। एक लड़की के लिए अपराधियों की तरह जेल में रहना कितना अपमानजनक होता है और ये वही जानती थी। अगर वह कभी यहाँ से निकल भी गई तो क्या उसकी जिंदगी पहले जैसी हो पाएगी? यहाँ से निकलने के बाद वे जानती थी कि उसकी जिंदगी पहले से भी ज्यादा खराब हो जाएगी। हो सकता है वह आदमी जिसका उसने पूरी जिंदगी इंतजार किया है वह भी उसे स्वीकार न करे। आखिर वह जेल में रह चुकी थी और जेल में रहने वाली लड़कियों को ये समाज आसानी से स्वीकार नहीं करता। वह इस समय बहुत बुरी तरह से डरी हुई थी। उसकी सारी उम्मीदें जैसे खत्म होती जा रही थी और यहाँ वह आदमी जिसने उसे इस मुसीबत में फंसाया था, उसे जैसे किसी बात की परवाह ही नहीं थी। उसे ये एहसास भी नहीं था कि उसने एक मासूम लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दी है। उसे ये भी नहीं मालूम था यहाँ से निकलने के बाद उसकी जिंदगी कितनी दुख भरी हो जाएगी। पता नहीं वह यहाँ से कभी निकल पाएगी या नहीं। वह जानती थी कि खून का मामला कोई मजाक नहीं होता। नौकरों से उसने सुन रखा था कि बड़े बड़े लोग भी एक बार जेल की सलाखों के पीछे चले जाएं तो पूरी कोशिश करने के बाद भी आसानी से बाहर नहीं निकल पाते। वह तो यहाँ बिल्कुल अकेली और बेबस लड़की थी। उसे यहाँ से निकालने वाला भी कोई नहीं था। वह आदमी पता नहीं क्या क्या उल्टी सीधी बातें कर रहा था और वह बस मन ना होते हुए भी जवाब देने को मजबूर थी।
कुछ ही देर में उनका मंगवाया हुआ खाना आ गया। इंस्पेक्टर वीर प्रताप ने एक पैकेट उसके सामने रखते हुए अपना पैकेट खोला और साथ ही उसे भी खाने का इशारा किया, जिस पर वह गहरी सांस लेकर चुपचाप पैकेट खोलने लगी, जिसमें उसका पसंदीदा मसाला डोसा था। उसने नजर उठाकर उस आदमी को देखा था। उसने शायद दोनों के लिए एक जैसी चीजें मंगवाई थी। एक बार फिर वह थोड़ी हैरानी में पड़ गई थी। उस आदमी की मेहरबानी उसे समझ नहीं आ रही थी, लेकिन एक बात अब उसे समझ में आ चुकी थी कि दिन में जो खाना उसे दिया गया था वह भी शायद उसी आदमी की वजह से था। लेकिन वह इतना अच्छा क्यों बन रहा था? क्या सिर्फ इसलिए कि वह निर्दोष थी या कोई और कारण था? उस आदमी का व्यवहार बहुत अजीब था। वह उसकी वजह समझ नहीं पा रही थी, लेकिन जो भी था उसे सच में भूख लगी थी और गरम मसाला डोसे की खुशबू को नजरअंदाज करना मुश्किल था। इसलिए वह चुपचाप मसाला डोसा खाने लगी। उसे याद नहीं था कि उसने जिंदगी में आखिरी बार इतना स्वादिष्ट मसाला डोसा कब खाया था। शायद अपने मामा के घर में, लेकिन तब वो बहुत छोटी थी। उसे ठीक से याद भी नहीं था। ये मसाला डोसा सच में बहुत स्वादिष्ट था। वह भी एक साधारण इंसान थी। दिल चाहे जितना भी डर रहा हो और परेशान था, लेकिन स्वादिष्ट खाना उसे भी अच्छा लग रहा था। इसके आगे की कहानी बहुत दिलचस्प रहने वाली है। आखिर इंस्पेक्टर उसके ऊपर इतना मेहरबान क्यों है, या फिर कोई और ही सस्पेंस कहानी है? इसका अगला भाग बहुत दिलचस्प रहने वाला है, जो हर मोड़ पर रहस्य से भरा है। और अब जाते जाते बस दिल से एक छोटी सी गुजारिश है, आप जहाँ कहीं से भी मेरी वीडियो देख रहे हैं, कमेंट में अपनी शहर और राज्य का नाम जरूर लिखिए। आपके कमेंट मेरे लिए किसी अनमोल तोहफे से कम नहीं होते। और जो लोग अपना कीमती समय देकर मेरी कहानियां देखते हैं, लाइक और शेयर करते हैं, उन सबका मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। अगर आज की कहानी ने आपके दिल को छू लिया हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं। हमारे छोटे से परिवार का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका हर सब्सक्राइब मेरे लिए आपका प्यार और भरोसा है। फिर मिलेंगे एक नई भावनाओं से भरी कहानी के साथ। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए।